हेलो बच्चों, मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। मैं वहाँ पर साइंस वन पढ़ाती हूँ और उसी साइंस वन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, उसका आगे का भाग आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यों कार्बन को एक महत्वपूर्ण तत्व कहा गया है। पता है, एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट कार्बन, जिसका मतलब होता है कि अगर कार्बन नहीं होता तो धरती पर जीवन ही नहीं होता। तो सोचिए, अगर कोई तत्व इतना महत्वपूर्ण है जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है, तो वो आपको क्यों न पढ़ाया जाए। इसीलिए इस चैप्टर को आपके सब्जेक्ट में, आपके साइंस वन में डाला गया है, ताकि आपको पता चले कि कार्बन का महत्व क्या है। ठीक है, तो कार्बन के महत्व के बारे में या फिर कार्बन के बारे में इसके पहले आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन से बनती है। और पता है वो गैस है, वो तो आपने देखी नहीं होगी, लेकिन पता है आप उसे हर सेकंड, इवन हर मिली सेकंड आपकी आपके शरीर से वो बाहर निकल रही है। ठीक है, आपको विधि पढ़ाई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। पर बच्चों, जो हमारा शरीर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, जिसमें हजारों लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं हर सेकंड चलती रहती हैं। और उसमें से ही एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना। अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सांस बाहर लेना। क्यों सांस बाहर लेना? क्योंकि जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कार्बन से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन के रासायनिक गुणधर्म, कि कार्बन का रासायनिक गुणधर्म क्या है। रासायनिक मतलब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी और यौगिक के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जो उसका पहला है वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि आपको सोडियम कार्बोनेट क्यों पढ़ना है? तो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो आप ये रोज सोडा यूज करते हो ना कपड़े धोने के लिए, कोई भी यूज करो, आपको नहीं पता कि वो सोडियम कार्बोनेट है। आपको क्या पता है कि वो एरियल है, वो सर्फ है, वो निरमा है, वो घड़ी है। लेकिन बेसिकली वो क्या है? अगर केमिकल यानी कि आप यौगिक वाइज जाओगे तो वो सोडियम कार्बोनेट है। रंग और सुगंध कैसे भी बदले जा सकते हैं, लेकिन जितने भी कपड़े धोने के सर्फ है सब बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो सर्फ का सोडियम कार्बोनेट है वो कैसे बन। तो सर्फ का सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना पानी में घोल देते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि NaOH प्लस CO2 ने आपको दिया है Na2CO3। और Na2CO3 किसका सूत्र है? ये सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का। कौन सा सोडियम कार्बोनेट? जिसको आप और आपके घर में रोज इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? कपड़े धोने के लिए। कभी मम्मी से पूछना कि मम्मी, जो आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो सोडियम कार्बोनेट है क्या? जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको यही पता है कि वो कपड़े धोने का सर्फ है। लेकिन बेसिकली साइंस के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो कपड़े धोने के लिए सर्फ इस्तेमाल होता है, केमिकली वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, उसके जस्ट नीचे जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, वापस से एक छोटा सा ऐसा नाम है जिसको आप सब जानते हो, लेकिन अगर उसको साइंस की बुक में लिख दिया गया तो वो बदल जाता है। अब वो है क्या? कि अगर हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट और पानी हमको पहले से मिला हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर के लिए प्रवाहित कर दी, तो उस सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो बच्चों, खाने का सोडा,
जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। मम्मी को जब भी इडली बनानी होती है, ढोकला बनाना होता है, तो खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सबको पता है खाने का सोडा होता है। कभी शॉप पे जाओ और बोलो कि भैया मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। भैया कंफ्यूज, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? और चुटकी भर लगता है, जिसे कहते हैं ना, एक चुटकी सोडियम बाइकार्बोनेट की कीमत बहुत ज्यादा है। इतना पावरफुल केमिकल है, यानी आप पूछो कभी अगर इडली या ढोकला बनाते हैं ना, तो चुटकी भर डालते हैं उसको। क्यों चुटकी भर डालते हैं? क्योंकि बहुत पावरफुल होता है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब एसिडिटी हो जाती है ना, तो भी लोग कहते हैं थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दो। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। यानी कि अगर आपके पेट में एसिडिटी है और आपने सोडियम बाइकार्बोनेट खाया, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उस एसिडिटी को समाप्त कर देगा। ठीक है? तो अब रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है इसकी? तो रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि जो ऊपर बना था सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने का सर्फ, उसी में हमने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी, तो हमको क्या मिला? हमको मिला N2NaHCO3। और ये NaHCO3 क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका उपयोग करते हैं खाने के सोडे के रूप में। और बाई क्यों बोलते हैं बच्चों? देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सूत्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक एच है। तो वो बाई जो आता है ना, वो एक एच की वजह से आता है, इसलिए इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है? अब इसके बाद इसके उपयोग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग क्या है? सबसे पहली चीज, सबने देखा है, हाँ, ये तो सबने देखा होगा कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, तो आप जब बॉटल थोड़ी सी शेक करके उसका ढक्कन निकालो, तो बहुत सारे बुलबुले बाहर आते हैं। ठीक है? तो जो बुलबुले आते हैं छोटे छोटे, या फिर आप देखोगे उसका ना फुसफुसाहट जैसा बाहर निकलता है, वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और तभी नहीं निकला, तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, थोड़ी सी ढकाव जैसी बाहर आती है, तो जो भी उसमें घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पूरा बाहर आ जाता है। ठीक है? और कैसे डालते हैं उसमें? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसको पानी में घोला जा सकता है। अगर थोड़ा सा दबाव डाला या थोड़ा सा प्रेशर डाला, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लिक्विड में घुल जाएगी। तो ऑलमोस्ट जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, या फिर जिनमें भी थोड़ा सा झाग निकलता है स्टर करने के बाद, सब में कार्बन डाइऑक्साइड होती ही है। उसके बाद आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? अब तो मैंने तो पहले बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, लेकिन बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड का गुणधर्म है कि इसको हम ठोस रूप में भी बदल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, चलो मैं पहले आपको बताती हूँ। अगर आप कभी आइसक्रीम लेने जाओ, तो आइसक्रीम वालों के पास कैसे देखो आप, बहुत बड़े बड़े डब्बे रहते हैं, उसमें आपको बर्फ के टुकड़े दिखाई देंगे ना। तो जो बर्फ के टुकड़े आपको दिखाई देते हैं ना उसमें, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। वो बर्फ जैसी दिखती है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ होती है ना, वैसे ही देखने में लगेगी। लेकिन अगर आप हमारे फ्रिज के बाहर की जो फ्रिज में जो बर्फ जमी है, उसको आप बाहर निकाल के रखो, तो वो मेल्ट हो जाएगी, है ना, पिघल जाएगी, उसका पानी बन जाएगा। लेकिन जो आइसक्रीम वालों के बड़े डब्बे में जो बर्फ होती है ना, उसको आप बाहर निकाल के रखो बहुत देर तक भी, तो उसका पानी नहीं बनेगा। क्यों पता है? क्योंकि जो उनके यहाँ बर्फ होती है ना, आइसक्रीम वालों के यहाँ, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। वो ये वाली बर्फ नहीं है जो हमारे फ्रिज में होती है। ठीक है? ये एक ध्यान में रखा। तो आप सबने लगभग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क बर्फ देखी है। इतना ही नहीं, जैसे आप देखते हो ना कि जब कोई सीरियल चल रहा है, उसमें कोहरे का सीन दिखा रहे हैं, या फिर हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, तो बहुत धुआं उड़ रहा है हल्का हल्का, तो वो पूरा इफेक्ट लाने के लिए ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है? क्यों? देखो, अब ध्यान से सुनो कि क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो पिघलती नहीं है। हमारे फ्रिज की बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पिघलती नहीं है, सीधा एवेपोरेट होती है। यानी कि उसका सीधा रूपांतरण जो है वो हवा के रूप में होता है। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि ठोस से द्रव बनेगा और फिर द्रव से गैस बनेगा, ऐसा नहीं होता। सीधा ठोस से गैस बनता है। यानी कि जो शुष्क बर्फ है, वो इवेपोरेट होती है, उसकी वाष्प बनती है सीधा,
वो उसका द्रव रूप नहीं बनता है। ठीक है। इसके बाद जो आपके अग्निशामक संयंत्र होते हैं, देखो ये अग्निशामक संयंत्र बहुत टफ नाम लगता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि फायर ब्रिगेड वाले, तो सबको पता है कि फायर ब्रिगेड वाले, तो फायर ब्रिगेड वाले जितने भी होते हैं ना, वो कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कहीं अगर आग लग गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है ना आग बुझाने के लिए, तो जो पानी वगैरह वो डालते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। बेसिकली सिर्फ पानी नहीं डालते हैं फायर ब्रिगेड वाली जो लेकर जाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मैं आगे आपको बताऊंगी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हेल्प करती है आग बुझाने में। उसके बाद है कॉफी से कैफीन निकालने के लिए। कॉफी खाई होगी आपने, जैसे आप कॉफी, चलो कॉफी पी होगी, तो एक जो कॉफी का फ्लेवर आता है, तो कॉफी के बीज से उस कैफीन को निकालने के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कैफीन होती है वो आसानी से घुल जाती है, घुल भी जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये हार्मलेस है, इसलिए भी इसका उपयोग द्रव रूप में किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। जो ड्राई क्लीनिंग पता है, हम कपड़े दे देते हैं और ड्राई क्लीन होकर के आ जाते हैं, तो एक प्रेशर में क्या किया जाता है, कपड़ों के ऊपर से ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि कपड़ों पर जो भी मिट्टी या फिर गंदगी है उसको अपने अंदर घोल के निकाल लेती है, और कपड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ही कपड़े के धागे को, ना ही कपड़े के रंग को। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है विलायक के रूप में, यानी कि द्रव रूप कार्बन डाइऑक्साइड को कपड़े पे से भेज देते हैं, वो पूरी गंदगी को घोल लेती है अपने अंदर, कपड़ा भी साफ हो जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, और पूरी की पूरी गैस को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं क्लीन करके। ठीक है। उसके बाद हवा में, ये तो आपको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है वनस्पतियां, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यानी कि अपना खाना बनाती हैं। ठीक है। तो ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, आप सभी ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्टिंग भी है मेरे हिसाब से, और बहुत यूजफुल भी है। आपको पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में कौन सी चीज का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद है बच्चों पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। अब पारंपरिक अग्निशामक यंत्र आप सबने देखा होगा, दिया ही हुआ है ना, लाल रंग, एकदम लाल रंग, यानी कि खतरे का निशान, कहीं से भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन बच्चों ये खतरे का निशान नहीं है, इसका उपयोग करके खतरे को दूर किया जाता है। तो कौन से खतरे को? अगर कहीं छोटी मोटी आग लग गई ना, तो ये काम में आ जाता है। कौन? ये जो पारंपरिक अग्निशामक यंत्र है। आजकल तो स्कूलों में भी लगा होता है, आप जाओगे तो हर स्कूल में आपको मिलेगा, मॉल में आपको मिल जाएगा, हॉस्पिटल में मिल जाएगा, लगभग हर जगह ऐसा छोटा सा यंत्र लगा हुआ होता है। ठीक है। लाल रंग, कहीं से भी देखोगे दूर लग जाएगा। इसको यूज करना लोगों को नहीं सिखाया जाता है, जबकि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हर किसी को आना चाहिए। बहुत ही आसान है, और ट्रेनिंग भी देते हैं। पिछली बार हमारे स्कूल में फायर ब्रिगेड वालों ने आकर के बच्चों को सिखाया कि अगर कहीं आग लग गई तो आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हो। इतना मजबूत बनाते हैं ना कि इसमें जंग भी नहीं लगता है, और अ, इसमें आग नहीं पकड़ती है। ठीक है। तो छोटी मोटी आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये तो सबको पता है। तो क्या सबको नहीं पता है? सबको ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, अंदर की बात। ठीक है। तो चलो अभी अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर की बात क्या है। ठीक है। तो ये है बच्चों इसकी आंतरिक संरचना, यानी कि ये जो आपको रेड रेड डब्बा दिखाई देता है ना, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या है कुछ कुछ? पहले आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रही है, यंत्र की घुंडी। घुंडी मतलब जिसको घुमाया जा सकता है, एक बटन टाइप जिसको हम घुमा के तोड़ सकते हैं। नीचे कुपी है या एक बोतल होती है, जैसे छोटी बोतल होती है ना कांच की, वैसी एक कांच की बोतल होती है। और उस कांच की बोतल में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, आप सबने सुना होगा ना, जिसको हम तेजाब बोलते हैं, वही सल्फ्यूरिक अम्ल है। और देखो नीचे ना बहुत सारा, जब हम खाना बनाते हैं तो हम चुटकी भर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये इस यंत्र में भरी जाती है तो बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, वही खाने का सोडा आपका।
ठीक है। अब सवाल ये है कि खाने का सोडा आग को बुझाने में भी हेल्प करता है। हाँ, इसीलिए तो कार्बन पढ़ा रहे हैं आपको। खाने का सोडा आग को बुझाने में भी हेल्प हेल्प करता है। तो क्या करते हैं देखो, कि जो कुंडी ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, उस कुंडी को घुमा के तोड़ देते हैं। अब कुंडी को घुमा के तोड़ दिया तो बॉटल टूट जाती है। अब बॉटल टूट गई तो उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कहाँ गिरेगा? पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर गिर जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर जब सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा गिर जाता है तो दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और हमको कार्बन डाइऑक्साइड ही तो चाहिए आग बुझाने के लिए। ठीक है। तो होता क्या है, तो ये जो नीचे आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, यही होती है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। अभी आपको बताया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ क्रिया करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। और क्या बनाएगा अभी क्रिया करके? बनाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये हमारे काम का नहीं है। पानी बनाएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO2। ये हमारे काम की है, क्योंकि ये आग बुझाने में हेल्प करती है। तो क्या करते हैं, कुंडी को तोड़ते हैं, पूरा जो अम्ल है वो गिर जाता है। और जो पूरा क्रिया इतनी तेज होती है कि जैसे ही इसको हम आग पे फेंकना शुरू करते हैं, आग बुझना स्टार्ट हो जाती है। चलो, सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को कैसे बुझाती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाती है? ये सवाल मैं रखती हूँ आपके लिए। जब डाउट सेशन होगा तब आप सोच के बताइए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझती है। ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दिखता कैसा है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। और आंतरिक संरचना के अंदर जितने भी केमिकल्स या फिर जितने भी पदार्थ रखे गए हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी उसके अंदर है वो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से छोटी मोटी आग को बुझाया जा सकता है। ये तो पारंपरिक है, मतलब ये पहले होता था। अभी बहुत एडवांस टेक्निक भी आई है जिसमें क्या करते हैं कि ऐसे ही लाल डब्बों में ना कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाती है। जैसे आपके सिलेंडर में होता है ना, सीएनजी गैस को बहुत कंप्रेस करते हैं और आप हिलाओ तो ऐसा लगेगा कि लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन जब हम गैस ऑन करते हैं तो वो गैस के रूप में बाहर आती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गैस ऑन करते हो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है उसके ऊपर। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बहुत प्रेशर डालते हैं तो उसका रूपांतरण द्रव रूप में हो जाता है। और जैसे ही एक नॉब होती है उसको दबाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी बाहर निकलती है जो आग को बुझाने में सहायता करती है। ठीक है। तो ये है उपयोग आपके कार्बन डाइऑक्साइड का आग को बुझाने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मीथेन। बच्चों, इंपॉर्टेंट। मीथेन पता है क्या बोलती हूँ? जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जो मीथेन, अमिताभ बच्चन है। सोचिए ये अमिताभ बच्चन क्यों है? तो इसको अमिताभ बच्चन मैं इसलिए बोलती हूँ, मीथेन को, हाँ, मीथेन को विज्ञान का या फिर कह लीजिए कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनका अमिताभ बच्चन। क्योंकि ये जहां से खड़े होते हैं बाकी हाइड्रोकार्बन की लाइंस वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए आपको मीथेन के बारे में पता होना चाहिए। और इसके पहले जब आपको पढ़ाया गया रहेगा तो आपको मीथेन की संरचना सिखाई गई रहेगी। ठीक है। तो मीथेन की संरचना कैसी होती है आपको पता है? सी, एक मिनट बच्चों जरा। मीथेन की संरचना आपको पता होनी चाहिए कि बीच में कार्बन होता है। कार्बन के चार हाथ, कार्बन के चार हाथ होते हैं और चारों हाथों के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है। ये इसकी फोटो ना हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा ही होता है क्योंकि जितना आप आगे साइंस बढ़ोगे ये आपके साथ जाएगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एकदम सिंपल है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके चार हाथ और चारों हाथों के पास एक एक हाइड्रोजन। इसलिए इसको कहते हैं मीथेन, यानी कि हाइड्रोकार्बन का अमिताभ बच्चन। और ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन का यौगिक आपको शायद ही मिले जिसमें मीथेन का अंश ना हो। तो इसकी फोटो ध्यान में रखना। ये है इसकी संरचना, मीथेन की संरचना है ये। इसका जो अणुसूत्र होता है वो CH4 होता है। देखिए ऊपर लाल लाल लिखा हुआ है छोटा सा, आप देख सकते हैं कि इसका जो अणुसूत्र होता है उसको हम कहते हैं CH4।
ठीक है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, और इसका जो अणुद्रव्यमान होता है, इसका अणुद्रव्यमान होता है 16, यानी कि कार्बन का 12, चारों हाइड्रोजन का एक एक, 12 4 प्लस 4 16, ठीक है। तो 16 होता है इसका क्या, अणुद्रव्यमान। तो मीथेन क्या होता है, CH4 अणुसूत्र है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और इसका अणुद्रव्यमान कितना है, इसका अणुद्रव्यमान है 16। ठीक है। अब उपस्थिति, यानी कि मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, तो पहला है प्राकृतिक गैस जो होती है ना, उसमें 87% मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस क्या होती है, किसी को पता है? चलो, प्राकृतिक गैस वो गैस होती है जो हजारों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर जो भी जीव जंतु या वनस्पतियां दब गई हैं, मर गई हैं, उनके सड़ने गलने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में कितनी मीथेन पाई जाती है, 87%। ओके। उसके बाद जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन गैस निर्मित होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ भी है जहां पर हवा नहीं है, ठीक है, और फिर भी उसका विघटन हो रहा है, तो वहां पे जो गैस बनेगी वो मीथेन होगी। बायोगैस, बायोगैस में भी मीथेन होती है। ठीक है, बायोगैस यानी कि क्या, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि बायोगैस क्या होती है। तो बायोगैस में भी मीथेन गैस पाई जाती है। उसके बाद कोयले की खदानों में मीथेन गैस पाई जाती है। जो दलदल होता है ना, अगर आप जाओगे दलदल के आसपास कहीं, तो आपको एक अलग तरह की स्मेल का अनुभव होगा, वहां भी मीथेन गैस पाई जाती है, उसको मार्श गैस कहते हैं, इसीलिए मीथेन गैस को दलदल गैस भी कहते हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है। कैसे बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर निकल डाल के हम गर्म करें, कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अगर प्राकृतिक गैस का भंजक आसवन किया जाए तो आपको शुद्ध मीथेन गैस मिलेगी। तो ये सब कुछ है मीथेन के बारे में। मीथेन का फोटो ध्यान में रखना, फोटो मतलब जो संरचना, अणु संरचना आपको सिखाई है, अणुसूत्र ध्यान में रखना, उसका अणुद्रव्यमान, और उसके बाद कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक सिंपल सी चीज जहां आपने सूंघी होगी, मैं बताऊं, अगर कभी आप बारिश के टाइम में गार्डन के आसपास जा रहे हो कहीं, ठीक है, और कहीं पर बहुत सारी पत्ती या फिर कूड़ा करकट जमा किया हुआ होगा और वो सड़ गया होगा ना, तो वहां पे जो एक अलग तरह की क्या कहते हैं, गंध आती है, उसी को हम, वो मीथेन गैस की गंध होती है। ठीक है, तो आप सबने सूंघी होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वही मीथेन गैस है, तो वही मीथेन गैस है। ओके। उसके बाद इसके भौतिक गुणधर्म क्या है, भौतिक मतलब जो ऊपर से है, जो रासायनिक नहीं है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मीथेन का जो गलनांक होता है वो होता है -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जिस पे वो पिघलती है। जो क्वथनांक है वो है -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक मतलब जिस तापमान पर वो उबलती है। ये गैस रंगहीन होती है। ठीक है, द्रव रूप मीथेन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम है। पानी में बहुत कम मात्रा में घुलती है। गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बनिक विलेयकों में यह अधिक विलेय है, और कमरे के तापमान पर यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो ये रहे मीथेन के भौतिक गुणधर्म। अब इसके बाद है कि मीथेन के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, बहुत ज्वलनशील होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो ब्लू कलर में जलेगी। ब्लू कलर कैसा, जैसे अगर आप गैस में लाइटर मारते हो ना, तो ब्लू कैसी कैसी ज्वाला आती है, ब्लू नीले कलर की, वैसी ही नीली ज्वाला आपको दिखाई देगी। ठीक है, और कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, 313 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी ऊष्मा निकलती है इसके जलने के बाद। इसीलिए इसका जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जैसे CNG गैस है ना, वैसे एक दिन आएगा जब हर सिलेंडर में लगभग मीथेन गैस हम कभी न कभी यूज करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखो, CH4 यानी कि मीथेन आ गया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, और फिर पानी बना रहा है, और ऊष्मा निकल रही है। तो हमारे काम की सबसे क्या चीज है इसमें, ऊष्मा, यानी कि उस ऊष्मा का उपयोग हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन के बारे में। ठीक है बच्चे, देखो नाम ही काफी है, क्लोरीनेशन,
यानी कि जब क्लोरीन आकर जुड़ रहा है, नेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, तो जब क्लोरीन आके जुड़ता है तो क्लोरीनेशन होता है। जैसे आप नीचे देख लो, CH4 प्लस Cl2, यानी कि जो CH4 मतलब कौन, हमारा मीथेन, भूलना नहीं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH4 प्लस Cl2, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जब एक क्रिया कर रहा है तो CH3Cl बनाता है। CH3Cl क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन ने Cl के साथ क्रिया की और HCl बना लिया। HCl क्या है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और एक हाइड्रोजन गया है तो उसकी जगह पे कौन आ गया, उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ गया, तो उसने क्या बनाया, उसने बनाया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बनाया। अब मिथाइल क्लोराइड देखो हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आके जुड़ गया है ना, इसलिए ये क्लोरीनेशन है। ठीक है, ये अभिक्रिया ऐसे ही नहीं होती है। देखो बच्चे, जो ये एरो के ऊपर ये छोटी छोटी कंडीशंस लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे प्रकाश लिखा हुआ है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए प्रकाश का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन और क्लोरीन गैस में अभिक्रिया होती है, और प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। मीथेन का क्लोरीनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मीथेन में क्लोरीन आके जुड़ गया है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मीथेन गैस के उपयोग क्या है। तो मीथेन गैस रूप में होती है, आपको बता दिया था, वस्त्र उद्योग में, कागज बनाने की फैक्ट्रियों में, अन्न प्रक्रिया उद्योग में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, बहुत सारे उद्योगों में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन होने के कारण मीथेन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको बताया CH4 एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। हाँ, फिर भी मैंने इसको अमिताभ बच्चन बोला, सबसे जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो ऊष्मा का उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इथेनॉल, मेथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, अमोनिया और एसिटिलीन, ये सारे कार्बनिक यौगिक है। आगे आगे जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारे यौगिक पढ़ाए जाएंगे, इनके इनको बनाने के लिए किया जाता है। तो मीथेन का उपयोग बहुत सारे यौगिकों को बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है बायोगैस संयंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है बच्चों, इसका नाम लिखने के लिए भी आता है और इसके बारे में लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखिए बहुत ही सिंपल है। कहाँ से हम शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं गोबर और पानी के मिश्रण से। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोबर और पानी का मिश्रण कहाँ लिखा हुआ है, तो ये है गोबर और पानी का मिश्रण, यानी कि ये जो टंकी है इसमें क्या करते हैं, इसमें गोबर और पानी का मिश्रण डाला जाता है। ये है अंदर आने का मार्ग, यानी कि यहाँ से गोबर और पानी का मिश्रण अंदर आता है, और यहाँ पर जो है वो पूरी अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया मतलब गोबर और पानी और बहुत कुछ डाला जाता है, कूड़ा करकट इसके अंदर जो सड़ते हैं, गलते हैं, छोटे मोटे केमिकल भी डाले जाते हैं, और फिर बायोगैस का निर्माण होता है। तो जो बायोगैस का निर्माण होता है ना, वो पूरी गैस यहाँ पे जमा होती है, जो ढक्कन जैसा लिखा हुआ है ना उन्होंने, वहां पर पूरी गैस जमा हो जाती है, और ये गैस के बाहर निकलने का मार्ग है। यानी कि जब भी गैस चाहिए तो नॉब को घुमाया, गैस बाहर आ गई, नॉब को बंद किया, गैस उसी के अंदर रहेगी। तो जैसा हमारे घरों में होता है, जैसे हम नॉब घुमाए, गैस यूज किया, नहीं चाहिए तो बंद कर देते हैं, बिल्कुल वैसा वाला सिस्टम है। उसके बाद जो खराब पदार्थ है, यानी कि चलो एक बार बन गया तो जिंदगी भर उसी से नहीं बनता रहता है, तो जो भी गोबर और पानी है वो इस्तेमाल हो गया तो वो ऊपर यहाँ पर आके तैरने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, और फिर ये जो छोटा सा यहाँ से ओपनिंग दिखाई दे रहा है आपको, ये खुला हुआ एक चेम्बर जैसा दिखाई दे रहा है, वहां से आकर के यहाँ जमा हो जाता है, और इस टंकी द्वारा उस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल लिया जाता है। इतना ही नहीं, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बहुत ही अच्छी खाद है, यानी कि वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। तो
ये क्या है, ये बायोगैस संयंत्र है इस तरह से, यानी कि, और ये प्राकृतिक स्रोत है, इसका कभी, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, बहुत ही यूजफुल है और कभी भी समाप्त न होने वाला स्रोत है। क्यों? क्योंकि गोबर इस्तेमाल करते हैं, कूड़ा करकट इस्तेमाल करते हैं, सड़ी गली चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो आपस में क्रिया करके बायोगैस बनाती हैं। ठीक है, इसलिए कभी इसका उपयोग जो है वो बहुत बढ़ना चाहिए, ताकि जो समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो आकृति आती है एग्जाम में नामांकित करने के लिए, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है बायोगैस संयंत्र के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, बायोगैस संयंत्र में जानवर का गोबर डालते हैं, खरपतवार होता है, गीला कूड़ा होता है, और इनका अनाक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है। अनाक्सी अनाक्सी सूक्ष्म जीव, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन सभी पदार्थों का विघटन करते हैं। विघटन मतलब सिंपल, सड़ाते गलाते हैं उसको, और उसके बाद जो मीथेन गैस बनती है, उसी गैस को हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, रसोई के लिए जो ईंधन का सबसे सस्ता विकल्प है वो बायोगैस संयंत्र है। इसका उपयोग करके बिजली का निर्माण भी किया जा सकता है और बहुत ही सुविधाजनक भी है, और साथ साथ में एक अच्छा सा उर्वरक भी देता है। उर्वरक मतलब खाद। ठीक है, और जो गैस बनती है ना, उसमें 55 से 60% तक मीथेन होता है और बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अभी आपको बताया मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका उपयोग, क्योंकि अगर वो जलेगी तो फिर आपको ऊष्मा मिलेगी, जिससे खाना आसानी से पकाया जा सकता है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो बायोगैस की जो निर्मिति है वो अनॉक्सी प्रकार की होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अम्ल की निर्मिति पहले क्या होती है, देखो सबसे पहले क्या होता है, कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है और कार्बनिक अम्ल का निर्माण निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल मतलब जब भी कुछ सड़ेगा गलेगा ना, तो कार्बनिक अम्ल ही बनता है। ठीक है, कभी जब भी ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको सड़ा गला करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है मीथेन वायु गैस की निर्मिति। कैसे होती है? तो मिथेनोजेनिक जीवाणु होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जीवाणुओं का नाम है, इनका नाम मिथेनोजेनिक क्यों रखा? क्योंकि ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। तो जो भी कार्बनिक अम्ल बना है बच्चों, ये देखो देखो, CH3COOH जो लिखा हुआ है वो एक कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। CH3COOH यानी कि कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल वहां पे, और इसका जब विघटन होता है किसके द्वारा? मीथेनोजेनिक जीवाणुओं के द्वारा, तो मीथेन गैस बनती है, यानी कि CH4 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो CH4 है इसका उपयोग ईंधन के रूप में हो जाता है, क्योंकि ये बायोगैस में निर्मित हो रही है, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में कर लेते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान नहीं करती है, ये उड़ जाती है हवा में। इसके साथ ही आपका जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, बोलो। टीचर, बायोगैस संयंत्र जो अभी आपने डायग्राम दिखाया टीचर, उसमें जैसे प्लास्टिक बैग्स और अन्य बेकार रिसाइकलिंग जो चीजें नहीं हो सकती वो भी डाल के उसमें मीथेन गैस बना सकते हैं? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली बच्चों नहीं, उस पर रिसर्च चालू है कि प्लास्टिक या फिर जो ना गलने वाली चीजें हैं जिनका विघटन आसानी से नहीं होता है। आपको पता है, एक जो नॉर्मल प्लास्टिक की बैग होती है जिसमें हम भाजी वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से, एक थैली को गलने के लिए ना करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, सोचिए। तो अगर एक थैली को गलने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो अगर आप उसको बायोगैस में डालोगे तो क्या आपको गैस मिलेगी? मुझे तो लगता है ना कि अगर हम ऐसे, हमारा क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन होके नया वर्जन भी आ जाएगा ना, तब तक भी उससे गैस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उनका विघटन नहीं हो जाता है। और जो बायोगैस होता है वो
जल्दी, यानी ये 15-20 दिन में गल जाते हैं, मतलब 15-20 दिन लगता है गैस को बनने में, पर लगातार एक बार स्टार्ट हुआ तो लगातार गोबर पानी डालते रहते हैं तो गैस बनती रहती है। तो जो गोबर है, ये कूड़ा है, ये करकट है, हफ्ते भर में गल करके मीथेन गैस बना देता है। आपने प्लास्टिक डाली करोड़ों वर्ष, कौन जिएगा इतना? तो उससे गैस नहीं बनाई जा सकती है। गैस बनाई भी जा सकती तो रिसर्च चालू है। इसमें करके हमारे घरों में तो अब तक इस्तेमाल नहीं होती है। और किसी को कुछ पूछना है? टीचर हाँ। टीचर हमारे मुंह से, जैसे हमारे शरीर से ही क्यों कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? एक बार वापस बोलो बच्चा। टीचर अभी आपने बताया था कि हमारे शरीर से हम हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर। सही बात। टीचर वो क्यों निकालते हैं? अच्छा, पहले आपने कभी सुना था इसके बारे में कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? ये सुना था यस पहले टीचर। कभी आपने? ओके, ठीक है। तो बच्चों कैसा है ना कि अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, एक और इसके बाद एक और स्टैंडर्ड आता है जिसको बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड, ठीक है? उसमें बहुत डिटेल में है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है। ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। ऑक्सीजन देखो कितना, मैंने बोला ना कि जो हमारा शरीर है वो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, ठीक है? यानी कि जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, और सोचो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाई जाती है। तो हमारी शरीर की हर कोशिका में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है? खाना जैसे पचता है, खाने से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे अणु हैं जो टूटते हैं और जो जुड़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे अणु हैं जिनके टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। टूटना मतलब उनका क्या बोलते हैं, विच्छेदन होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्यों? उस अभिक्रिया से। जो बहुत सारी अभिक्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं, किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर ऑक्सीजन गैस अंदर गई है तो कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस सिर्फ अंदर गई, सिर्फ गैस अगर अंदर जाएगी तो सोचिए आपका क्या होगा। तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाई जाती है। हर कोशिका में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो बाय प्रोडक्ट जिस मार्ग से ऑक्सीजन आई है उसी मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है? और इसके बीच में बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। टीचर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलो ना। टीचर जो गाड़ियों में से कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कार्बन निकलता है, वो किस काम में आता है टीचर? जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। पहली चीज क्योंकि वो प्योर कार्बन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारी गैसें निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। देखा जाए तो इंसान के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट यूज नहीं होता है। अगर वो गैस के रूप में निकल रहा है, हम सड़क देखो, हम रोड पर जा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों से धुआं निकलते रहता है, तो वो जो धुआं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अस्थमा से लेकर, सर्दी खांसी से लेकर, आंख जलने से लेकर, सर दर्द होता है, या फिर आपको डिजीनेस लग रहा है, आपको बहुत थकावट लग जाती है। जो लोग बहुत चल के जाते हैं ना तो चलने से कम थकते हैं, लेकिन जितना पॉल्यूशन है और जितनी गैसें उनके अंदर जाती है ना, उनका फेफड़ा, क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोई स्मोकिंग भी कर रहा है, वो गैस भी आपके अंदर जा रही है। तो इन सब से जो हमारा स्वास्थ्य है वो खराब होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन के उस रूप का कोई भी उपयोग मनुष्य के शरीर के लिए नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो उसका उपयोग सिर्फ वनस्पतियां भोजन बनाने के लिए डायरेक्टली कर सकती हैं। और कुछ, और किसी को कोई डाउट पूछना है? एनी डाउट बच्चों? सभी का, तो आज मैंने आपको पढ़ाया कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, अग्निशामक यंत्र कैसे काम करता है, मीथेन की उपस्थिति क्या है, उसके भौतिक गुणधर्म क्या है, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, मीथेन के उपयोग क्या है, और बायोगैस संयंत्र की रचना और उसकी कार्य प्रणाली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।